तिराड़ी गांव का ये जंगल, लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी तक खून पीती है। देखो, वहाँ कोई झोपड़ी नजर आ रही है। वहाँ चलते हैं, वरना भीग कर मर जाएंगे। पता नहीं, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। दोनों भागते हुए झोपड़ी के पास पहुंचे। उस आदमी ने बाहर से आवाज लगाई, यहाँ कोई है? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, आ जाओ अंदर। दोनों झुग्गी का दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजा अपने आप पीछे से जोर से बंद हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। एक धीमी सी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। तुमसे पहले भी कई आए थे, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। ये बात उस समय की है जब तिराड़ी गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी और आवाजाही के साधन भी मात्र बैलगाड़ी थे। तिराड़ी गांव में एक साहूकार थे जिनका नाम था सेठ दामोदर। उनके पिता ने पूरी साहूकारी का काम हाल ही में उन्हें सौंपा था। उनका एक बेटा था दीनू, जो 7 साल का था। दामोदर सेठ दीनू के साथ घर के बाहर खड़े हो गए। मुंशी जी, जरा सामान बैलगाड़ी में रख दो, मुझे पास वाले गांव में जाना है। मुंशी जी भागते हुए आए और सामान बैलगाड़ी में रखा, जैसे कि खाते की बही, थोड़े पैसे और एक थैली में ताबीज, नींबू। बाबा, ये नींबू का क्या करेंगे आप? बेटा, बहुत काम आता है ये, अभी नहीं समझोगे तुम। जाओ अंदर जाओ, मुझे वसूली करने जाना है। बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम किसी और दिन चलना। नहीं बाबा, मुझे जाना है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। सेठ दामोदर दीनू की जिद के आगे हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर कभी साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सेठ दामोदर और दीनू बैलगाड़ी में बैठकर वसूली के लिए पास वाले गांव पर जाने के लिए निकल पड़े और वहां से लौटते समय उन्हें बहुत देर हो गई। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी भर रहा था। जोरदार बिजली की आवाजें, तेज हवा का शोर वातावरण को बहुत ही भयानक बना रहा था। दीनू नींद में था और सेठ दामोदर उसे गोद में लेकर बैलगाड़ी में बैठे थे। उनका नौकर बैलगाड़ी चला रहा था। दीनू, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे साथ मत चलो, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। अब देखो, इतनी रात को ऐसे मौसम में घर लौटना पड़ रहा है। लेकिन बाबा, मुझे आज बहुत मजा आया। वसूली का काम मजेदार नहीं होता। आज काम इतना बढ़ गया कि रात हो गई वहीं। अब देखो, मौसम कैसे खराब हो गया है। मैंने कहा था वहीं रुक जाते हैं, लेकिन तुम जिद बहुत करते हो। बाबा, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे जल्दी उनके पास जाना है। घर ही तो जा रहे हैं, लेकिन देखो बैलों को कितनी मुश्किल हो रही है बारिश में। सेठ दामोदर दीनू को समझा रहे थे कि तभी वो लोग जंगल में दाखिल हुए। दूसरे गांव जाते समय सुबह के समय वे इस जंगल से गुजरे थे। बाबा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूँ ना। बस थोड़ी देर में जंगल से बाहर निकल जाएंगे हम। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक से न जाने बैलों को क्या हो गया जो वो रुक गए।
बैलों के पैर जो पीछे की तरफ हट रहे थे। क्या हुआ बंसी? बैल रुक क्यों गए? पता नहीं सरकार, आगे बढ़ ही नहीं रही। बंसी ने बैलों को आगे बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे, जैसे कि आगे न जाने क्या हो। क्या हुआ बाबा? अरे मत डरो, कुछ नहीं हुआ है। दामोदर बैलगाड़ी से उतरकर बैलों के पास गए और उन्हें आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बैलों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अब क्या करें, आगे कैसे बढ़ेंगे? दामोदर सोच ही रहे थे इस बारे में कि तभी उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज आई और उनका ध्यान उस तरफ गया। वहाँ कुछ है क्या? कहीं कोई जानवर तो नहीं जिसकी वजह से बैल आगे नहीं बढ़ रहे? ये सोचकर दामोदर सेठ झाड़ियों की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो उन झाड़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने अपने हाथों से झाड़ियां हटाईं, लेकिन वहां पर कोई जानवर नहीं था, बल्कि सामने थोड़ी दूर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके दरवाजे पर धीमी लौ झिलमिला रही थी। उस झोपड़ी को देखकर दामोदर सेठ बिल्कुल चौंक गए। ये झोपड़ी, ये यहाँ कब आई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं कौन रहता होगा वहाँ। क्या मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए? दामोदर ये सोच ही रहे थे, तभी जोर की गर्जना हुई और बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। बादल की ऐसी गर्जना सुनकर दीनू भी बहुत ज्यादा डर गया और जोर से चीख पड़ा। बाबा बचाओ! उसकी चीख सुनते ही दामोदर तुरंत बैलगाड़ी की तरफ भागे। उन्होंने फौरन दीनू को गोद में लिया। बंसी, चलो सामने झोपड़ी है, वहीं चलते हैं। बंसी बैलगाड़ी से उतर गया और वो लोग फौरन झोपड़ी की तरफ भागने लगे। बैल रंभा रहे थे, जैसे कि वो दामोदर सेठ को रोकने की कोशिश कर रहे हों। जल्दी ही वो लोग झोपड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए। दामोदर सेठ और बंसी किसी के जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सरकार, शायद अंदर कोई नहीं है। इतने घने जंगल में कौन ही रहेगा? सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। वो लोग वापस मुड़े ही थे कि तभी उन्हें वो अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आई और वो दोनों झोपड़ी की तरफ मुड़े। कोई है क्या अंदर? दामोदर सेठ वापस से आवाज लगाने वाले थे कि तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। एक अजीब सी औरत थी उस झोपड़ी में, जो बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही वो लोग डर गए। क्या मदद चाहिए? तेज बारिश के कारण बैल आगे नहीं जा रहे। मैं पास के गांव का साहूकार हूँ। क्या आज रात यहाँ रुक सकते हैं हम? मेरे साथ छोटा सा बच्चा है। आइए ना, आप तो भीग गए हैं। आइए, आग ताप लीजिए। दामोदर सेठ और बंसी दीनू के साथ झोपड़ी में प्रवेश कर गए। झोपड़ी में जगह जगह दीवारों पर दरारें थीं। एक जगह से छत से पानी अंदर टपक रहा था। सिर्फ 2 लालटेन थीं, जिससे झोपड़ी में उजाला था। बाहर बरामदे में एक खाट रखी हुई थी। जगह जगह जाले लगे हुए थे। दीवारों पर सिहलन भी आ गई थी। उस झोपड़ी की खस्ता हालत देख
दामोदर सेठ हैरान हो गए। ऐसी झोपड़ी में आप रहती कैसे हैं? और ये झोपड़ी बनी कब? कई साल हो गए मुझे यहाँ रहते। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। आप लोग बाहर बरामदे में बैठिए, मैं खाना ही बना रही हूँ। बच्चे को खाट पे लिटा दो। ये कहकर वो औरत कोने में रखे चूल्हे के पास बैठ गई। दामोदर सेठ ने दीनू को बाहर बरामदे में खाट पर बिठा दिया और बंसी के साथ खुद भी बैठ गए। दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी झोपड़ी के पीछे से एक चीख सुनाई दी और वो औरत उठ के बाहर आई। दामोदर सेठ और बंसी चौंक गए। ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, क्या आप में से कोई मेरे साथ पीछे चलकर देखेगा? मुझे अकेले डर लगता है। हाँ चलो, मैं चलता हूँ। सरकार, आप दीनू के साथ रहिए। बंसी और वो औरत झोपड़ी के पीछे चले गए। कुछ देर के बाद वो औरत अकेली वापस आई। उसके हाथ में एक कटोरा था, पर दामोदर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बंसी कहाँ है? बस आ रहे हैं। ये कहकर वो औरत वापस चूल्हे के पास जाकर बैठ गई और उसने वो कटोरा चूल्हे पर रख दिया। दामोदर सेठ बंसी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन न जाने वो कहाँ रह गया था। तब तक वो औरत झोपड़ी के अंदर खाना बना रही थी। दीनू भी शांत होकर बैठा था। तभी दामोदर सेठ को एक अजीब सी गंध आई। ये कैसी बदबू है? वो अंदर झांककर देखने लगे और उन्होंने जो देखा उसे देखते ही दामोदर सेठ के होश उड़ गए। वो औरत चूल्हे के पास बैठी थी और चूल्हे पर बर्तन रखा था, मगर चूल्हे में लकड़ी के बजाय उस औरत के पैर जल रहे थे। उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दामोदर फौरन दीनू के पास आए और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा याद रखना, अगर ये औरत कुछ खाने को दे तो मत खाना, समझे? दीनू ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। दामोदर सेठ ने बाहर से ही उस औरत को आवाज लगाते हुए कहा, जरा सुनिए, हम अभी आते हैं। कहाँ जाना है? वो मैं रोटी सब्जी लेकर आया था जो बैलगाड़ी में रह गए। बस मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? आप जाओ और लेकर आ जाओ। दामोदर सेठ डर गए, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फौरन झोपड़ी से निकले और भागते हुए बैलगाड़ी के पास गए, पर जो उन्होंने वहां देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैलगाड़ी के पास एक पेड़ पर बंसी का धड़ लटक रहा। दामोदर सेठ के हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें फौरन दीनू की याद आई और उन्होंने बैलगाड़ी से रोटी सब्जी और नींबू ताबीज वाला थैला निकाल लिया। उन्होंने नींबू को लिया और फौरन उसके 2 टुकड़े कर दिए। उनके होठ अजीब सा मंत्र बुदबुदा रहे थे। फिर न जाने वो बैलों के सींगों से उस नींबू को रगड़ते हुए क्या करने लगे। ये करने के बाद उन्होंने तुरंत वो नींबू बैलों के सींग में लगाया और फौरन झोपड़ी की तरफ भागे। वो झोपड़ी के पास गए और उन्होंने देखा कि औरत काले रंग की अंडा करी लेकर दीनू के सामने बैठी थी। अरे नहीं, उसे मत खिलाओ, उसे अंडा पसंद नहीं है।
मैं उसे रोटी सब्जी खिला दूंगा। ठीक है, तो लीजिए, इसे आप खा लीजिए। वो औरत सेठ की थाली में खाना परोसती है। खाइए सेठ जी, गर्मा गर्म बनाया है। हाँ। वो औरत चूल्हे के पास जाकर फिर बैठ गई। दामोदर सेठ ने खाना उठाया, लेकिन चुपके से पास की झाड़ियों में फेंक दिया और दीनू को सब्जी रोटी खिलाई। बाबा चलो ना, घर चलते हैं, माँ के पास जाना है। नहीं बेटा, आज यहीं रुकेंगे। खाना खाने के बाद औरत झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ गई और रात ढलने का इंतजार करने लगी। वहीं दामोदर सेठ दीनू के साथ बाहर बरामदे में खाट पे लेटकर सोने का नाटक करते हुए बारिश थमने का इंतजार करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सिर्फ तेज बारिश और बिजली की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद सेठ दामोदर ने आंख खोलकर उस औरत को खिड़की से अंदर झांककर देखते हुए, वो औरत आंख बंद करके दीवार के सहारे सो रही थी। यही सही मौका है निकलने का, क्योंकि बारिश थम चुकी है। सेठ दामोदर ने मन में कुछ मंत्र बोले और नींबू के रस से दरवाजे की चौखट पर एक लकीर सी खींच दी। अब तो बाहर नहीं आ पाएगी। सेठ दामोदर तंत्र मंत्र जानते थे और उन्हें नींबू का इस्तेमाल करके आसानी से उस चुड़ैल को झोपड़ी के अंदर ही जैसे कैद कर दिया। इसके बाद उन्होंने फौरन दीनू को उठाया और धीरे से बिना किसी आवाज के वहां से निकल गए। फौरन बैलगाड़ी में बैठने के बाद सेठ दामोदर ने तेजी से बैलों को हाँकना शुरू किया। उनके जाने के बाद झोपड़ी की खिड़की पर चुड़ैल खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे। चुड़ैल चीखते हुए, इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।